हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। एनआई एक्ट 1881 के नाम से भी जाना जाता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करना है। तो एनआई एक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके। कई जगहों पर हर जगह इसे इसी तरीके से रेफर किया जाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहिए 1881 या एनआई एक्ट 1881। हमारी जो छुट्टियां होती हैं, आपकी जो छुट्टी डिक्लेयर होती है वो एनआई एक्ट के तहत ही होती है, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, प्रेजेंटली एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनआई एक्ट जो है किस डेट से लागू हुआ? 1 मार्च 1882 से, और ये पूरे देश में एक्सटेंड करता है, लागू होता है। दिस इज़ द लॉ इन कंट्री गवर्निंग द मेकिंग, negotiation and payment of negotiable instrument including customers check by a banker, bill of exchange, promissory note and their respective rights obligation of the parties to the negotiable instrument including protection available to the पार्टीज़। तो मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही है जो कि डील करता है किसके बारे में? जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे देश में बनते हैं, उनकी मेकिंग, उनके निगोशिएशन, उनकी पेमेंट, साथ जिसमें आपका कस्टमर का चेक जो बैंकर्स द्वारा इशू किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोविजनरी नोट आता है। मतलब कहने का कि इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल में आपका चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोविजनरी नोट हो गई। उसके बाद में जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उनके अधिकार क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, इन सारी बातों के बारे में जो डिटेल्स है, डील है, वो बताई जाती है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के तहत। इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया था, उसके तहत एक नया सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन जो है 143A। तो इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ सेक्शन 143A हम समझेंगे कि क्या हुआ इसका। सरल भाषा में, इन विद द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 143A द न्यू प्रोविजन वर इंट्रोड्यूस वेयर competent court while trying a check dishonor offense is empowered to order the drawer of the check to pay interim compensation not exceeding 20% of the check amount to the complainant, where the drawer pleads not guilty to the accusation made in the complaint and in other cases upon framing of the charges। ये तो खैर इतनी कहानी हो गई। सरल लैंग्वेज में समझिए, अगर मान लो ए ने एक चेक इशू किया और उसे बी को दे दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का चेक। बी ने इसको बैंक में जमा किया, लेकिन ए के खाते में पैसे नहीं थे, तो चेक डिसऑनर हो गया। ऐसे केस में बी ने जाकर के कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट में केस कर दिया तो अब कोर्ट को सेक्शन 143 पावर देता है। किस बात की पावर देता है? कि कोर्ट जो है बोलेगा किसको? ए को, कि तुम जो है 20% जो है, जो भी चेक का अमाउंट था, 1 लाख का है चेक, तो 20,000 रुपये तुम जो है किसको पे करोगे? कंप्लेनेंट को। यानी 20,000 रुपये तुरंत ही ए ने बी को पे करना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये इसे मिल जाएंगे, बशर्ते कि अगर जो है 2 केसेस हैं यहाँ। अगर जो एक्यूजेशन जो लगाया गया है, जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर ड्रावर यानी जिसने चेक लिखा था, जिसने चेक बनाया था, अगर वो मना करता है कि हम गिल्टी नहीं हैं, तो 20% देना होगा। और अगर बोलता है कि हाँ हम गिल्टी हैं, तो उस केस में चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और तब जा करके 20% अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब कहने का कि पहले ऐसा नहीं था। अगर जो है डिसऑनर हो गया तो पहले मुकदमा चलेगा, फैसला आएगा, तब कंपनसेशन देने की बात होती थी। अभी क्या है कि शुरुआत में ही मुकदमा आया, कॉम्पिटेंट कोर्ट को है अधिकार कि वो 20% पे करने के लिए बोल दे। किसको पे करने के लिए बोलेगा? ड्रावर को, जिसने जो है पैसे लिखे थे, मतलब जिसने चेक को बनाया था। हाउएवर इफ़ द ड्रावर ऑफ चेक इज एक्विटेड। अब एक चांस ये भी है कि हो सकता है कि एक ही गलती ही ना हो, सिस्टम में कोई एरर थी जिसकी वजह से वो डिसऑनर हो गया है, ये भी पॉसिबल है। तो उस केस में अगर मान लो ड्रावर जो है एक्विटेड हो जाता है, यानी कि उसको जो है मतलब जो है जो भी इल्ज़ाम लगा उससे मुक्त, अगर जो है फ्री में हो जाता है, यानी कि जो सज़ा मुक्त हो जाता है एक तरीके से, तो कोर्ट शैल रीडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे द ड्रावर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 30 मोर डेज और दिए जाते हैं। मतलब अगर मान लो कि बाद में कोर्ट ने पाया कि एक ही गलती ही नहीं है, तो उस केस में बी के पास जो 20,000 रुपये गए थे उसको वापस लौटाना पड़ जाएगा। कोर्ट बोल देगी आप इसको 20,000 रुपये लौटाइए 60 दिन के अंदर में, ठीक है, और प्लस 30 दिन का टाइम कोर्ट अगर चाहे तो स्पेशल केस में और अलाउ कर सकती है, ओके।
और साथ ही साथ में ये जो 20,000 रुपये यहाँ पर देने थे ए ने बी को, उसके लिए भी 60 दिन और प्लस 30 दिन का टाइम का फ्रेम होता है। यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के 60 दिन के अंदर में वो ड्रावर को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी, कुछ कमियाँ रह गई होंगी, मैं अभी उसको दूर कर देता हूँ, टेंशन ना लें। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 जो है 1 मार्च 1882 1882 में, उसके बाद में ये पूरे देश में लागू होता है। जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोविजनरी नोट हो गया, इनकी मेकिंग निगोशिएशन और पेमेंट के बारे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं उनके बारे में यही लॉ है जो कि गवर्न करता है। साथ ही साथ में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, उनको प्रोटेक्शन क्या क्या अवेलेबल होगा, उसके बारे में भी यहीं इसी एक्ट में बताया गया है। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जो है मॉडिफाई किया गया या अमेंड किया गया और उसमें सेक्शन 143 डाला गया। सेक्शन 143 का क्या मतलब वो समझाता हूँ मैं। मान लीजिए एक ड्रावर है, ठीक है, ड्रावर मतलब जिसने चेक लिखा है, इसने एक चेक लिखा और उसको 1 लाख रुपए का और उसको बी को सौंप दिया। किसी वजह से ये चेक बाउंस कर गया, डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं मिले, बी ने जा कर के कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट क्या बोलेगी कि जिसने चेक लिखा है उसको जितने का भी चेक है उसका 20% कंप्लेंट करने वाले को देना पड़ेगा। तो कंप्लेंट बी ने की है तो 20% यानी कि 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपये बी को देना पड़ेगा। ये चीज़ जो है 60 दिन के अंदर में दे देनी होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाली पार्टी नहीं पे करने की क्षमता में है, ए नहीं दे सकता, तो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी अलाउ कर सकती है। लेकिन स्पेशल केसेस में जनरली क्या गाइडलाइन है, 60 दिन के अंदर में ए से बी के पास 20,000 रुपये चले जाने चाहिए। ओके, अब कई बार क्या होगा कि हो सकता है ए गिल्टी ही ना हो, ए की कोई गलती ही नहीं है, ठीक है, डिसऑनर हो गया, उसकी गलती से नहीं हुआ। अगर ए गिल्टी नहीं है तो ये 20,000 रुपये जो है जो इसके बी के पास गए हैं वो बिना मतलब चले गए, भाई तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी और फिर भी 20,000 देने पड़ गए। तो ऐसे में कोर्ट क्या बोलेगी कि आप इनके 20,000 रुपये वापस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वही 60 दिन का टाइम दिया जाएगा वापस करने के लिए बी को, और प्लस 30 दिन का स्पेशल केस में और टाइम दे दिया जाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ सेक्शन 143 आपको पूरा ये लंबी कहानी समझाता है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए सेक्शन 13 एनआई एक्ट का सेक्शन 13 बताता है आपको किसके बारे में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज आर चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। निगोशिएशन का क्या मतलब होता है? वैसे तो हम ये जानते हैं निगोशिएट करना, दुकान पे गए 100 रुपये की चीज़ 60 में खरीद ली, उसे निगोशिएशन बोलते हैं। निगोशिएबल का यहाँ मतलब होता है मतलब ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, तो उसे निगोशिएबल बोलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रोविजनरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है या चेक आते हैं। ये चेक जो होता है या तो बियरर को पेबल होता है या तो ऑर्डर को पेबल होता है। बियरर मतलब चेक जिसके पास है, जो बियर करता है, जिसके हाथ में चेक है उसको पे किया जाएगा, या ऑर्डर को यानी जिसको आदेश दिया गया है चेक को पे करने का वो पे करता है। ओके, एक्सप्लेनेशन में बात करें, प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक इज पेबल टू ऑर्डर। ये समझ रहे हैं कि ऑर्डर का क्या मतलब है और बियरर का क्या मतलब है। इज पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन। अगर किसी प्रोविजनरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक को ये कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पे किया जाए, जैसे पे टू राम को पे करिए, तो ये चेक जो है अब सिर्फ राम को मिल सकता है, श्याम, मोहन या जो भी और लोग हैं उनमें से किसी को नहीं मिल सकता है, तो इसे ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना लिखा हो, किसी व्यक्ति का नाम ना लिखा हो, बल्कि विच इज पेबल टू ओनली एंड द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन एन इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब कहने का, इनकी लैंग्वेज में ना जाइए, जैसे एक चेक आपने बनाया वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा, ऐसे केस में ये चेक जिसके हाथ में होगा, ठीक है, वही पेमेंट ले सकता है, तो दैट इज पेबल टू बियरर। ओके, अब ये रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? मान लो आपने 50 लाख का चेक काटा और उसमें नाम नहीं लिखा, क्या होगा? अब 50 लाख रुपए का चेक आपका रास्ते में गिर गया, तो जो व्यक्ति उस चेक को पा जाएगा वो उसको कैश करवा सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं, भले ही आपका अकाउंट हो। वाह, समझ रहे हैं? अनटिल अनलेस कि आप पहले ही जाकर के बैंक को इन्फॉर्म कर दें कि मेरा चेक खो गया, दैट इज अनदर थिंग। बट सीरियसली जो है बियरर चेक मतलब जो भी जिसके हाथ में चेक है वही उस पैसे का मालिक हो जाता है। ओके, तो आप प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बियरर व्हिच इज एक्सप्रेस टू बी सो
पेबल आर ऑन विच द ओनली आर लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का क्या मतलब होता है, ब्लैंक में एंडोर्स किया गया। तो एंडोर्समेंट शब्द के मतलब समझिए किसी दूसरे के नाम कर देना। जैसे हियर इज ए चेक, आपने इस चेक को राम के नाम लिखा, इसका मतलब आपने राम के नाम इसे एंडोर्समेंट कर दी है, एंडोर्स कर दिया। आपने चेक में राम का नाम लिखा, हेयर इज योर सिग्नेचर एंड एवरीथिंग, तो राम के नाम में एंडोर्स कर दिया है आपने। नाउ यहाँ नहीं समझ में होगा, अब और अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या हुआ, राम ने खुद नहीं पेमेंट लेनी, उसने क्या किया, इस चेक को फर्दर जो है अपना नाम काटा, ठीक है, राम ने अपना नाम काटा और इसको फर्दर एंडोर्स कर दिया, मान लो मोहन के नाम। किसके नाम कर दिया, मोहन के नाम जो है कर लिख करके अपना यहाँ पर साइन बिठा दिया। आपका तो साइन था ही, राम का भी सिग्नेचर बैठ गया। नाउ दिस इज एंडोर्समेंट अगेन, ये एंडोर्स करना होता है। ओके, अपने नाम से किसी दूसरे के नाम पे व्यक्ति को दे देना चेक को एंडोर्समेंट कहलाता है। तो देखिए समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ देखिए द ओनली आर लास्ट एंडोर्समेंट, यानी कि जो चेक है उसमें एक ही इंडोर्समेंट हुआ है या आखिरी इंडोर्समेंट हुआ है, और जो इंडोर्समेंट हुआ है वो ब्लैंक है, यानी यहाँ पर किसी का नाम लिखा ही नहीं है, तो दैट इज बियरर चेक। मेरे ख्याल से क्लियर हो जा रहा है यहाँ पर, अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी दूसरे के नाम उसे इंडोर्स कर देना, दे देना, ट्रांसफ़र कर देना। निगोशिएबल का भी यही मतलब होता है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी देखिए यहाँ पर था पहला, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोमिनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक होते हैं, ये ऑर्डर को पेबल होते हैं या बियरर को पेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट है अननिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू टू आर मोर पे जॉइंटली। एक टर्म समझ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए ये जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात बताता हूँ, BOE की बात कर रहे हैं। जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, लिखता है, उसे ड्रावर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रावर, ठीक है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में जो पैसे देता है, पैसे देगा, उसे बोलते हैं ड्रावी। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ड्रावी बोलते हैं, जो पैसे देगा। और जिसको पैसे मिलते हैं, हु विल रिसीव द मनी, उसे पेई बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि पेई है तो ये पे करेगा, नहीं, पेई को पैसे मिलते हैं। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर कौन है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज को जिसने बनाया है, लिखा कि पे टू राम 1000 रुपीज़, ऐसा लिखा उसने, पे टू राम 1000 रुपीज़, ऐसा अगर उसने लिखा है तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला है, तो ये ड्रावर हो गया। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले करके अगर किसी के पास आप गए और उसने आपको बदले में 1000 रुपये दे दिए, तो जिसने 1000 रुपये दिए वो ड्रावी हो गया, और जिसको 1000 रुपये मिले वो पेई हो जाता है। क्योंकि ये टर्म बार बार यूज हो रहे हैं, इसलिए बता देना जरूरी। जैसे ये यहाँ कह रहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू टू आर मोर पेई जॉइंटली, 2 या 2 से अधिक पेई हो सकते हैं। देखिए यहाँ पेई का मतलब जिसको पैसे मिलने वाले हैं, तो जिसको पैसे मिलेंगे वो 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए चेक है, चेक में आप 4 लोगों के नाम लिख दीजिए कि इनको पे कर दिया जाए, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। आर इट मे बी मेड पेबल इन अल्टरनेटिव टू 1 ऑफ 2 आर 1 आर सम ऑफ द सेवरल पेई। बहुत सारे पेई हैं, उनमें से 1 को कर दीजिए, 2 को कर दीजिए, 6 को कर दीजिए, इस तरीके से पॉसिबिलिटी होती है। कोई मतलब कहने का भाव सिर्फ इतना है भाई कि जरूरी नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज या जो चेक वगैरह होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम किया जा सके, आप मल्टीपल पीपल के नाम भी उसे लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए इसमें वो सभी गुण होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए। जैसे 2000 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 आर मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2000 ऑलवेज इन राइटिंग which may be available as hard copy or soft copy unless specifically prohibited to use as such। मतलब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए, हार्ड कॉपी भी हो सकती है और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। दोज हैव एन अमाउंट एक्सप्रेस इन पर्टिकुलर करेंसी, जो भी इसमें पैसे लिखे जाएंगे वो रुपए है, डॉलर है, ऐसा लिखा जाएगा कि हाँ कितना अमाउंट है और उसकी करेंसी क्या रहेगी। दोज हैव अ टेनर आफ्टर विच दे बिकम पेबल आर पेबल ऑन साइट। मतलब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक जो पेबल ऑन साइट है, यानी आपने देखा और आपको पे करना पड़ गया। दूसरा पेबल हैव अ टेनर, यानी कि जैसे 3 महीने के लिए बनाया गया, 6 महीने बाद पेमेंट होगी, इस तरीके के भी हो सकते हैं। पेबल टू ऑर्डर भी होते हैं और बियरर भी होते हैं। ऑर्डर का मतलब किसी विशेष व्यक्ति को पे करना, बियरर का मतलब जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, जिसके पास भी है। वेयर 2000 पेबल टू ऑर्डर, 2000 ट्रांसफरेबल बाई इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर जो है कोई
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल टू ऑर्डर है, यानी जैसे आपने कहा कि राम को पे होना है, राम का नाम आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ट्रांसफरेबल होगा। इसको अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बाई इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसमें दो चीज़ें करनी होंगी, एक तो इंडोर्समेंट करिए आप, इसमें राम का नाम है, मोहन का नाम आपने लिखा, सिग्नेचर किया, और उस पहला काम ये इंडोर्समेंट हो गया कि हमने मोहन के नाम इसे इंडोर्स कर दिया, प्लस इस चेक को आपको मोहन को देना भी पड़ेगा, डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। ये वही बात करी जोमेटो की तरह। लेकिन अगर बियरर चेक है, अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर है, किसी का नाम नहीं लिखा है, इसमें कोई नाम नहीं लिखा है, तो बस केवल डिलीवरी दे दीजिए उस व्यक्ति को, उसको मिल जाएगा। ओके, यहाँ इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ किसी का नाम नहीं है। नाम होता तो फिर इंडोर्समेंट करनी पड़ती, नाम नहीं तो इंडोर्समेंट की ड्यूटी खत्म है, केवल उसको जो है चेक सौंप दीजिए, काम हो जाएगा। 2000 ऑलवेज साइंड बाय द इशूअर, इन पर हमेशा किसकी साइन होगी, मेकर, इशूअर या फिर ड्रावर, तीनों एक ही बात है। मेकर कह दीजिए, इशूअर कह दीजिए, और जो है ड्रावर कह दीजिए, वो एक ही व्यक्ति होता है। जैसे आपके पास जो चेक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके बैंक में, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं, आपके चेकबुक होगी, उसमें से एक चेक काटा, आपने सिग्नेचर किया उस पर, नाउ यू आर, आपको मैं ड्रावर कह सकता हूँ, मैं आपको जो है इशूअर कह सकता हूँ, मैं आपको मेकर कह सकता हूँ, राइट। ये सारे नाम मैं आपके लिए यूज कर सकता हूँ इस चेक के लिए। दोज यूजुअली हैव ए बेनिफिशियरी इफ पेबल टू ऑर्डर, अगर पेबल टू ऑर्डर है, यानी कि जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी विशेष व्यक्ति को जा रहा है, तो वो विशेष व्यक्ति बेनिफिशियरी कहलाएगा। 2000 डेटेड, इनमें डेट पड़ी हुई होती है, डेट तो होगी ही होगी। ओके, तो ये हुई कुछ बातें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि दिन भर हम चेक से पाला पड़ता ही रहता है बीइंग ए बैंकर, तो ऐसे में इसकी गाइडलाइंस के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपको मज़ा आएगा इसमें। तो हमने देखा कि जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में एनआई एक्ट के। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो कि या तो ऑर्डर को पेबल है या तो बियरर को पेबल है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी विशेष व्यक्ति को पे किया जाएगा। बियरर का मतलब होता है कि उसमें जो इंडोर्समेंट हुई है वो ब्लैंक है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, जो भी बियरर होगा उसी को मिल जाएगा, जो भी हो मतलब जिसके हाथ में होगा उसको मिल जाएगा। बियरर का मतलब यूँ समझ लीजिए। ओके, उसके बाद में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सिंगल व्यक्ति के नाम बनाया जाए, या दो से अधिक पेई जॉइंटली हो सकते हैं। पेई का मतलब जिसे पैसे मिलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऐसे में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के सारे गुण इसके अंदर होते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद में ये राइटिंग में होता है, या तो हार्ड कॉपी या तो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, लेकिन लिखित तौर पर होता है, ऐसे ओरल तौर पर नहीं होता है। अमाउंट जो होती है वो किसी पर्टिकुलर करेंसी में लिखी जाती है। ये या तो पेबल एट साइट होता है, पेबल ऑन साइट या एट साइट होता है, यानी देखा और पे कर दिया, या इसमें फिक्स टेनर होता है, 3 महीने 6 महीने बाद पेमेंट होती है। ये ऑर्डर को या बियरर को पेबल होता है। ओके, उसके बाद में अगर ये पेबल टू ऑर्डर है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करनी पड़ती है, और जहाँ बियरर को पेबल है वहाँ पर सिंपल डिलीवरी से भी काम चल जाता है। इशूअर द्वारा इसे हमेशा साइन किया जाता है। बेनिफिशियरी जो है यहाँ पर अगर पेबल टू ऑर्डर है तो उसमें बेनिफिशियरी ज़रूर होते हैं, और इसमें डेटेड होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर डेट पड़ी होनी चाहिए। ओके, तो दोज यूजुअली हैव बेनिफिशियरी अगर ये पेबल टू ऑर्डर है, और ये सारे डेटेड होने चाहिए, होते हैं। ओके, अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रिजम्पशन एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ सर्टन प्रिजम्पशंस होती हैं, उसकी बात करेंगे। सेक्शन 118 एंड 119 118 एंड 119 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेज डाउन सर्टन प्रिजम्पशन एज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ सर्टन प्रिजम्पशंस आती हैं। दिस मीन्स दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट एज रिगार्ड्स दीज इंस्ट्रूमेंट the court would take cognizance of these aspects and they are not required to be proved and will be presumed to exist in every negotiable instrument। मतलब कहने का कि अगर कोई मान लो डिस्प्यूट होता है, कोर्ट में केस जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, तो कुछ सर्टन एस्पेक्ट हैं, कुछ अभी हम बात करेंगे किस उन चीज़ों की, कुछ सर्टन बातें होती हैं जिनको कोर्ट जो है अपने आप ही अपने नॉलेज में ले लेता है, कॉग्निजेंस में ले लेता है, उसके लिए किसी तरीके के प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ये माना जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। जैसे सेक्शन 118 अनटिल द कंट्ररी इज प्रूव फॉलोइंग ए प्रिजम्पशन शैल बी मेड, जब तक कि इसका अपोजिट ना सिद्ध कर दिया जाए तब तक ये माना जाएगा कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनमें ये चीज़ें होती हैं। ऑफ कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अनटिल द कंट्ररी इज प्रूव्ड it shall be presumed that every negotiable instrument was made and drawn for consideration। जब तक कि अपोजिट यानी कि उल्टा न सिद्ध कर दिया जाए तब तक यही माना जाएगा कि जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ड्रॉन किए जाते हैं, वो किसी न किसी कंसिडरेशन यानी कि बदले में कुछ मिलने के लिए किए जाते हैं। एंड दैट एवरी सच इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड इंडोर्स्ड
negotiated or transferred, was accepted, endorsed, negotiated and transferred for consideration। तो जितने भी हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, अगर वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, इंडोर्स किए जाते हैं, निगोशिएट किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्हें एक्सेप्ट किया गया है किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, उन्हें इंडोर्स किया गया है कंसिडरेशन के लिए, उन्हें निगोशिएट किया गया है कंसिडरेशन के लिए, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है निगोशिएशन के लिए। यानी इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जज ये बात मानेगा ही मानेगा कि अगर आपने जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो उसको किसी न किसी कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ बदले में पाने के लिए किया हुआ है। जैसे अगर आप चेक काटते हैं किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, अब किसी को पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब या तो आपको कुछ मिला होगा या तो आपको भविष्य में मिलेगा कुछ ना कुछ कंसिडरेशन। जैसे आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये दिए चेक काट करके, तो 10,000 दिए हैं तो लौटने के लिए लिए होंगे ना, या किसी दुकान से आपने टीवी खरीदी और उसकी पेमेंट की, राइट, ज़मीन खरीदी उसकी पेमेंट की, तो ये कंसिडरेशन एज टू डेट होता है। अनलेस कंट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। जब तक जो है कंट्ररी उल्टा साबित ना हो जाए तब तक यही माना जाएगा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो डेट डली हुई वही उसकी डेट है। एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जब तक उल्टा यानी कि अपोजिट साबित ना हो जाए, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हर एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। तो ये माना जाएगा जो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, जो डेट डाली गई है उस डेट के या उस डेट के बाद और उसकी मेच्योरिटी से पहले उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ये बात कंसिडर करके चली जाएगी। मतलब जज ये बात मान लेगा कि हाँ अगर जैसे चेक काटा गया है और उसकी मेच्योरिटी 3 महीने के अंदर अंदर है, तो हम ये मतलब जज ये मानेगा कि आपने इसको 3 महीने के अंदर अंदर ही एक्सेप्ट किया हुआ है, मेच्योरिटी के बाद आपने नहीं एक्सेप्ट किया है, ये बात जज नहीं मानेगा। क्योंकि क्यों मानेगा भाई, जो है अगर मेच्योरिटी चली गई है तो आप चेक क्यों लेंगे, है ना, सीधी सी बात है। एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर अनलेस कंट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। तो ये माना जाएगा कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है, वो मेच्योरिटी से पहले किया गया है। अगर मेच्योर हो चुका है तो ट्रांसफ़र करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, कंट्ररी जब तक ना हो जाए ये माना जाएगा इंडोर्समेंट अपेयरिंग अपॉन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर मेड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर देयर ऑन। मतलब कहने का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो इंडोर्समेंट अपीयर होंगे, जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं, जिस ऑर्डर में वो इंडोर्समेंट दिख रही है, उसी ऑर्डर में उनको माना जाएगा। जैसे राम था, राम ने मोहन को किया, मोहन ने जो है सोहन को किया, सोहन ने दीपक को किया, मान लीजिए, तो इसी ऑर्डर में ये माना जाएगा कि इंडोर्समेंट इसी क्रम में हुआ है। एज टू स्टैम्प, ओके, तो जब तक कंट्ररी प्रूव ना हो जाए, इट इज़ प्रूव्ड दैट लास्ट प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक वाज डली स्टैम्प्ड। मतलब कहने का कि जब तक कंट्ररी साबित ना हो जाए ये माना जाएगा कि जो आपने प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को खो दिया है, मान लीजिए आपका गायब हो गया, तो उसको आपने स्टैम्प्ड करके रखा हुआ, तो ये बात मानी जाएगी। मतलब कहने की इनका ये है कि अगर कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट ये एज्यूम करके चलेगी कि जो आपका चेक जो है चेक आपका खो गया है, चोरी हो गया है, वो आपका स्टैम्प्ड था, ऐसा माना जाता है। ओके, दैट होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर भी जब तक कंट्ररी यानी अपोजिट साबित ना हो जाए तब तक यही माना जाएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है, प्रोवाइडेड दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉफुल ओनर और फ्रॉम एनी पर्सन इन लॉफुल कस्टडी। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, होल्ड करके रखा है, वो आपने सही ओनर से लिया हुआ है या कोई ऐसे व्यक्ति से लिया है जिसके पास उसकी कस्टडी होनी चाहिए लीगली, ओके, और आपने उसको ऑफेंस यानी ज़बरदस्ती या फ्रॉड करके नहीं लिया है उसके मेकर से या एक्सेप्टर से, ओके, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं लिया हुआ है। तो अगर आपने मान लो कि जो है मेकर से फ्रॉड करके या ऑफेंस करके उसको मार पीट के लिए लिया है या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए लिया है, यानी कि कहने मतलब ऐसी चीज़ अफीम वगैरह के बदले में यदि मान लो आपने चेक किसी से ज़बरदस्ती ले लिया है खरीदने के लिए, तो वो नहीं माना जाएगा। उस केस में द बर्डन टू प्रोवाइड दैट होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अपॉन हिम। मतलब कहने का कि ऐसे केस में अगर आपने धोखेधड़ी से जो है चेक को अपने पास ले लिया है, तो उस समय होल्डर जो है ही होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी जो होल्डर है चेक जिसके पास है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी, हिम की, जिसके पास वो चेक है। मतलब कहने का सोचो कि मैंने किसी को जो है 2 थप्पड़ मारे, उसका चेक ले लिया ज़बरदस्ती, ठीक है, तो अब मैं चेक का होल्डर हो गया, तो चूंकि मैंने गलत तरीके से उसे होल्ड किया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, ये बात साबित करने की जिम्मेदारी, चूंकि मैंने जो है ज़बरदस्ती की है, मैंने फ्रॉड करके लिया हुआ है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं साबित करूँ कि आई एम होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 119 डील विद द
प्रिजम्पशन ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। तो 119 जो है डील करता है किसके, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में। सेक्शन 119 कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उस पर सूट फाइल हो गया है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया था, तो कोर्ट अगर जो है वहाँ पर आप प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट देते हैं, मतलब कहने का कि आपका को मान लो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो सीधी सी बात है भाई, आप जो है उसका विरोध करेंगे कि मेरा जो है पैसा, मतलब जो है मुझे पैसे नहीं मिले हैं इसलिए मैं एक तरीके की प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, प्रिज्यूम करती कि हाँ ये डिसऑनर हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिसअप्रूव्ड, जब तक ये बात साबित ना कर दे सामने वाली पार्टी। ओके, तो प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट के तौर प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट को ही डिसऑनर का प्रूफ मान लिया जाता है कि हाँ जब आपका जो है वो चेक बाउंस हुआ या चेक आपका डिसऑनर हो गया तो आपने प्रोटेस्ट दिखाई है, चाहे राइटिंग में एप्लीकेशन दे दी है सामने वाले को या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जिससे कि चेक बनाने वाले का ड्रावर को पता चला कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। दूसरा होता है डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एक्ट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ ऑल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सेक्शन 13, और 3 तरीके के होते हैं, प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इन तीनों के बारे में थोड़ी बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो सेक्शन 118, 119 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो सर्टेन प्रिजम्पशंस होती हैं उसके बारे में बात करता है। कभी भी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस अगर कोर्ट में जाता है तो कुछ सर्टेन चीज़ों को कोर्ट अपने आप नॉलेज में ले लेती है। जैसे अगर चेक आया हुआ तो माना जाएगा कि चेक जो है कंसिडरेशन के लिए था, चेक में जो डेट डली वही डेट रहेगी, चेक को टाइमली एक्सेप्ट किया गया है, चेक को टाइम से ट्रांसफ़र किया गया है, चेक को जिस ऑर्डर में चेक पर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में उसको इंडोर्स किया गया है। अगर कोई चेक हो गया है तो ये माना जाएगा कि उस पर स्टैंप लगी हुई थी, जो होल्डर है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ये सारी प्रिजम्पशंस जो है फ्रेंड्स करी जाती हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक है। जब तक कंट्रेरी प्रूव नहीं होता तब तक ये माना जाएगा कि जो भी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है वो किसी न किसी कंसिडरेशन के लिए ही दिया हुआ है। उसके बाद में कंट्रेरी जब तक प्रूव नहीं होता तब तक जो डेट डली हुई वही डेट मानी जाएगी, इसकी चेक की यही डेट है। जब तक जो है कंट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता है तब तक ये माना जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो मतलब जो है रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट किया गया था जब चेक बना, और जब उसकी मैच्योरिटी से पहले। ट्रांसफ़र की बात की जाएगी तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको टाइमली ट्रांसफ़र किया गया है। इंडोर्समेंट की बात की जाएगी तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी इंडोर्समेंट का ऑर्डर है, क्रम है, उसी क्रम में उसे माना जाएगा। अगर आपका कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोविजनरी नोट जो है मान लो खो जाता है तो ये माना जाएगा कि इसको जो है टाइम से, मतलब उसमें स्टैंप लगी हुई थी, जो होल्डर है उसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, बशर्ते कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जो है सही ओनर से, लॉफुल ओनर से, है ना, लिया गया है या ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसका लॉफुली वो कस्टडी में होना चाहिए। आपने अगर उसके मेकर से या एक्सेप्टर से फ्रॉड करके उसे मार पीट कर अगर उसे अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए लिया हुआ है तो आप ही होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, इसकी साबित करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। सेक्शन 119 डील करता है प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में। तो जब भी अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है तो कोर्ट में जब केस जाएगा तो वहाँ पर आपको एक प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट देना होगा। यानी जैसे अगर आपका डिसऑनर हो गया तो आप जो है जो ड्रावर है उसके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन भेजेंगे जिससे आप ये बताएंगे कि हाँ हमारा पैसा हमको नहीं मिला, चेक जो है बाउंस हो गया, कुछ इस तरीके कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट ही ये मान लेती है कोर्ट कि हाँ वाकई जो है चेक डिसऑनर हो चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो चुका है। अब इसको साबित करना अनटिल अनलेस फैक्ट इज डिसअप्रूव्ड। अब इसको गलत साबित करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टाइप की बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सेक्शन 13 बताता है और इसके डिफरेंट टाइप जो है 3 हैं, प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। आइए शुरू करते हैं फ्रेंड। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोविजनरी नोट। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बातें करेंगे। प्रोविजनरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 4 बात करता है प्रोविजनरी नोट के बारे में। प्रोविजनरी नोट क्या होता है? अ प्रोविजनरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, ये नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट। ध्यान रखिए, बैंक नोट और करेंसी नोट के इसमें शामिल नहीं किया जाता है। प्रोविजनरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ध्यान रखिएगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। जो व्यक्ति प्रोविजनरी नोट बनाएगा वो एक अंडरटेकिंग देगा कि हाँ मैं अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखेगा, बिना किसी कंडीशन के हम अंडरटेकिंग देते हैं जिसमें साइन किया जाता है मेकर के द्वारा टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू आर टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन आर टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि मेकर द्वारा साइन किया जाता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है कि वो एक सर्टन सम पे करेगा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, यानी ऑर्डर के थ्रू, या किस जो बियरर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का उसको पे करेगा। इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जांपल इन्होंने दिया,
ए साइन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। ए ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट को, जैसे पहला है आई प्रॉमिस टू पे बी आर ऑर्डर 500। मैं वादा करता हूँ कि मैं बी को या जिसको कहा जाएगा उसको 500 रुपये दूंगा, क्योंकि ये प्रोमिनरी नोट है। तो बस प्रोमिनरी नोट में फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो यस इट इज़ अ प्रोमिनरी नोट। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू इंडेप्टेड टू बी ऑफ ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो यहाँ पर भी सही कह रहा है कि हमें 1000 रुपये का मैं कर्जा तुमसे मानता हूँ, जब भी तुम डिमांड करोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अगेन उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, तो वो प्रोमिनरी नोट है। ठीक है, ये भी है। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। अब देखिए ये आई ओ यू की लैंग्वेज जो है थोड़ा ठीक नहीं है ना। अगर यही लिखा होता कायदे से कि आई ओ यू तो ठीक था, यहाँ गड़बड़ हो गई। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। अब यहाँ आपने लैंग्वेज जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। मैं आपको 500 रुपये दूंगा और ऑल अदर सम में कुछ भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं कह रहा है। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 आफ्टर डिडक्टिंग देयर आउट मनी विच ही मे ओ मी। अब यहाँ पर फिर आपने लैंग्वेज अनकंडीशनल नहीं रहा। आई प्रॉमिस टू पे 500, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपने कंडीशन ठोक दी, यहाँ भी आपने कंडीशन ठोक दी, तो ये प्रोमिनरी नोट नहीं, ये प्रोमिनरी नोट नहीं। आई प्रॉमिस टू पे बी 7 days आफ्टर माई मैरिज। अगेन आपने कंडीशन डाल दी, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। आई प्रॉमिस टू पे 500, यहाँ तक तो ये प्रोमिनरी नोट है। ये लाइन लगने के बाद प्रोमिनरी नोट की वैल्यू खत्म हो गई। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ। अगर आपने फिर से कंडीशन ठोक दी उसके मरने के बाद, तो अगेन फंस गया मामला। आई प्रॉमिस टू पे बी डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स। अगेन आपने कंडीशन डाल दी, तो ये सब प्रोमिनरी नोट नहीं है। तो ए और बी जो है आपके प्रोमिनरी नोट हैं, बाकी कोई भी प्रोमिनरी नोट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझा दिया है मैंने, समझ में भी आया होगा। ठीक है, बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बातचीत की गई है सेक्शन 5 में। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देंगे, इसीलिए रेड किया हुआ है। ऑर्डर है यहाँ क्या था? अंडरटेकिंग था। यानी प्रोमिनरी नोट में प्रॉमिस किया गया है, प्रॉमिस किया है, मैंने वादा किया है, तो मैंने अंडरटेकिंग दे दी आपको। वादे के क्या हुआ तेरा वादा, है ना। तो प्रोमिनरी नोट क्या हुआ तेरा प्रॉमिस, प्रोमिनरी नोट। तो वादे में अंडरटेकिंग दी जाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आदेश दिया जाता है, अनकंडीशनल आदेश, ध्यान दीजिएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइन किया जाता है मेकर के द्वारा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू आर टू द ऑर्डर ए सर्टेन पर्सन आर टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिसमें आदेश दिया जाता है किसी सर्टेन व्यक्ति को कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करे किसी विशेष व्यक्ति को, है ना, किसी सर्टेन पर्सन को, या जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर हो। ठीक है, तो प्रोमिनरी नोट में क्या होता था? प्रोमिनरी नोट में एक व्यक्ति अंडरटेकिंग लेता था, यानी कि जो मेकर है वही पैसे पे करेगा, राइट। जो मेकर है प्रोमिनरी नोट का वही पे करता है। आई विल, है ना, आई विल पे बी 500 रुपीज़। तो मैंने ही प्रोमिनरी नोट बनाया और मैंने ही वादा किया कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा। दोनों एक ही काम कर रहे हैं प्रोमिनरी नोट में। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ये नहीं होता, यहाँ 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। यहाँ देखिए क्या था, ये ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। तो ए ने प्रॉमिस किया कि बी को 500 रुपये देगा, तो 2 पार्टियों में काम चल गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व होंगी। 3 पार्टियाँ कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज को। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसको मान लो राम को पैसे देने हैं, और यहाँ पर एक सेठ जी हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अब ए को मान लो 5000 रुपये देने हैं। कितने देने हैं? 5000 रुपये। किसको? राम को। ठीक है, तो एक तरीका होगा कि ए क्या करे, 5000 रुपये नगद ले और राम को दे दे, बात खत्म हो गई। किससे ही खत्म हो गया, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं अस्तित्व में। दूसरा तरीका ये होगा कि राम के सेठ जी के साथ अच्छे व्यवहार हैं, तो ए ने क्या कहा कि ऐसा करो, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ, इसको तुम ले करके, यानी राम आप इसको ऐसा करिए, ले करके चले जाइए सेठ जी के पास में। सेठ जी के पास जाओगे, वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे और तुरंत ही तुमको 5000 रुपये दे देंगे। ओके, अब सेठ जी क्यों देने लगे? तो भाई सेठ जी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ए और सेठ जी का पहले से ही पैसे का लेन देन है, उन्हें कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। तो ए यहाँ पर आपका ड्रावर हो गया, राम को पैसे मिलने हैं तो वो पेई हो गया, और सेठ जी आपके ड्रावी हो गए। कौन हो गए? ड्रावी, जिन्होंने पैसे देने हैं। अब इसी कहानी में सेठ जी को बैंक से रिप्लेस कर दीजिए, सेठ साहूकार को यहाँ बैंक से रिप्लेस कर दीजिए, और ये चेक मान लीजिए, तो ये चेक का पूरा फंडा हो गया।
राम ए जो है उसको राम को 5,000 रुपये देने हैं, तो राम ने चेक काटा और राम को दे दिया, ए ने चेक काटा और राम को दे दिया, राम लेकर के बैंक के पास गया, अब बैंक ने 5,000 रुपये राम को दे दिए, ठीक है। तो ये ए ड्रावर हो गया, पेई कौन हो गया, राम को पैसे मिलने हैं और पेमेंट कौन करेगा, बैंक। अब बैंक क्यों पेमेंट करने लगा, क्योंकि ए का बैंक में अकाउंट है, ए ने पैसे वहाँ रखे हुए हैं। तो दोनों केसेस यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज और जो है चेक में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि यहाँ जो ड्रावी होता है चेक के केस में ड्रावी हमेशा बैंक होता है, और जबकि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई ना कोई जो है व्यक्ति होता है। तो वही बोल रहा है कि अब देखो, अब यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग होता है जिसमें एक अनकंडीशनल आदेश दिया गया होता है, जिसको मेकर द्वारा साइन किया जाता है, और उसमें आदेश दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे सेठ, साहूकार, महाजन को, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप पे कर दीजिए। किसको पे करेंगे, ऑर्डर को, जिसको मैं आदेश कर रहा हूँ राम को, या फिर जो बियरर है जिसको मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया उसको पे कर दीजिएगा। ओके। अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है उस प्रॉमिस और ऑर्डर में। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या होती हैं, ये राइटिंग में होना चाहिए, ड्रावर द्वारा इस पर साइन किया जाना चाहिए। ड्रावर, ड्रावी और पेई मस्ट बी सर्टन, है ना। ड्रावर कौन होता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था, बनाया था, सिग्नेचर किए थे। ड्रावी जो बिल ऑफ एक्सचेंज लेगा और बदले में पैसे देगा, है ना, इससे पैसे देने होते हैं। पेई जिस व्यक्ति को पैसे मिलने थे, तो पेई पैसे वाला हो जाता है। तो ये सभी लोग निश्चित होने चाहिए किसको मिलना है किसको नहीं। द सम पेबल मस्ट बी सर्टन, यानी कितना पैसा देना वो भी फिक्स होना चाहिए। प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे मनी और मनी अलोन, ये इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए उसमें एक्सप्रेसली लिखा होना चाहिए कि इतने पैसे दिए जाने चाहिए, और सिर्फ पैसे ही का लेन देन बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होता है। गेहूँ, चावल, सोना चांदी का लेन देन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज आप नहीं बना सकते हैं कि इनको 10 तोला सोना दे दो, नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ओके। तो ये हो गई बात हमारी फ्रेंड जो है प्रोमिनरी नोट की और बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो देखिए, प्रोमिनरी नोट होता है सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आते हैं, मेकर द्वारा साइन किया जाता है, और ये वादा किया जाता है कि एक विशेष व्यक्ति को ऑर्डर के थ्रू या जो बियरर होगा इंस्ट्रूमेंट उसको सर्टेन अमाउंट पे किया जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। एग्जाम्पल में आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 500, इसका मतलब ये प्रोमिनरी नोट है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं डाली गई। यहाँ पर 1,000 का कर्जा है, उसको जो है एक्नॉलेज किया गया कि हाँ मेरे ऊपर कर्जा है, और कोई कंडीशन नहीं रखी गई कि जब मैं 18 साल को दूंगा, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। IOU 1,000 लैंग्वेज ठीक नहीं है। यहाँ पर 500 रुपये पे करने का कहा गया, लेकिन और जितना भी पैसा होगा, तो आपने एक कंडीशन डाल दी कि और बाकी जितना पैसा हो वो भी पे कर दूंगा, तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पर आफ्टर डिटेक्टिंग ये भी कंडीशन हो गई। 7 डेज के बाद, शादी के 7 दिन बाद हो गई, है ना, तो ये भी कंडीशन डी की डेथ के बाद, उसके बाद में 1 जनवरी तक घोड़े भी देने के बाद ही किया जाना, मतलब किसी तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। तो ए और बी जो है आपके प्रोमिनरी नोट हैं। सो ये दोनों प्रोमिनरी नोट हैं और बाकी इनमें से कोई भी प्रोमिनरी नोट नहीं है। बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है माय डियर फ्रेंड्स। ओके। अनकंडीशनल ये भी होता है, लेकिन ऑर्डर होता है, आदेश होता है। इसमें किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, मेकर जो बनाएगा, जिसे ड्रावर कहते हैं, उसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को डायरेक्शन दी जाती है। विशेष व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जिसको आदेश दिया जाता है, ड्रावी कहते हैं, और जिसको पैसे दिए जाने होते हैं उसे जो है पेई कहते हैं। तो वो सर्टेन पर्सन ऑर्डर के द्वारा या बेयरर जो होता है उसे पेई कहा जाता है। जो प्रॉमिस या ऑर्डर होता है वो कंडीशनल नहीं होता है, अनकंडीशनल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये राइटिंग में होना चाहिए, इस पर ड्रावर द्वारा साइन किया जाना चाहिए। ड्रावर, ड्रावी और पेई जो है सर्टेन होने चाहिए। अब अगर मान लो बियरर है तो उस केस में भाई जो है पेई नहीं फिक्स रहेगा, लेकिन तब भी सर्टेन होना चाहिए, कोशिश करनी है, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। सम जो है कितना देना है पैसा वो होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैंपिंग होनी चाहिए। मनी को पे करने के लिए लिखा होना चाहिए कितना पैसा पे करना है, और मनी एलोन ही इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू निगोशिएट की जा सकती है। चेक की बात करेंगे तो चेक को सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 प्रोमिनरी नोट, सेक्शन 5 जो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन जो है 6 आपका चेक के बारे में बात करता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। तो सेक्शन 6 के हिसाब से एक जो चेक होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक सिमिलर होते हैं। मैंने बताया नहीं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बस केवल सेठ साहूकार की जगह बैंक को रख दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो अच्छा कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, एंड इट एक्सक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द ट्रंकेटेड चेक आर अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो देखिए, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है,
ठीक है। और ये किसी विशेष बैंकर या किसी विशेष बैंक के ऊपर जो है ड्रॉन किया जाता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। इसमें ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी जो है चेक कहलाती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चेक ही कहलाता है। एक्सप्लेनेशन किया है इन्होंने, एक्सप्लेन किया है कि चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब है, ट्रंकेटेड चेक का क्या मतलब है, ओके, क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है, ये भी इन्होंने बताया। देखिए ट्रंकेटेड चेक तो आपको पता ही है, पहले देख लेते हैं। अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। क्लियरिंग के दौरान किसी आपने एक चेक काटा, फिजिकल चेक काटा और उसको जो है लिया गया, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल करके क्लियरिंग के लिए जब भेज दिया गया, तो इस प्रक्रिया को चेक ट्रंकेशन कहते हैं। क्लियरिंग साइकिल के दौरान जब आप चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलते हैं तो उसे चेक ट्रंकेशन कहते हैं। आइदर बाई क्लियरिंग हाउस आर बाई बैंक, वेदर पेइंग आर रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइट। तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि क्लियरिंग हाउस द्वारा उसको स्कैन किया गया या बैंक के द्वारा, है ना, चाहे बैंक ने जब पेमेंट रिसीव करनी हो या पेमेंट देनी हो, दोनों केसेस में इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज को जनरेट किया गया है ताकि फिजिकल मूवमेंट जो है चेक का बंद किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को चेक ट्रंकेशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक क्या होता है ये देख लीजिए। अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सीधे सीधे चेक को बनाया ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गया है, फिजिकली कोई चीज़ है ही नहीं, यानी कि कागज़ पत्तर जैसी कोई चीज़ नहीं, सीधे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आपने चेक को ड्रॉ किया है। बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके, एंड साइन इट अ सिक्योर सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर। और इस पर जो सिग्नेचर करेंगे, चूंकि अब फिजिकल है ही नहीं तो सिग्नेचर हाथ से कर नहीं पाएंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर यूज किया गया है विथ आर विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर। अब जो डिजिटल सिग्नेचर उसमें हो सकता है बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो या ना हो। एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आर विथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपने डिजिटल सिग्नेचर यूज किया है या जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज किया है या एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज करके आपने चेक ड्रा किए हुए हैं। तो चेक ड्रा किया गया है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करके, और उसको साइन किया गया है किसके द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अलग है और ट्रंकेटेड चेक अलग है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब चेक ही इलेक्ट्रॉनिक है, वो फिजिकल कहीं कुछ है ही नहीं, ओके। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब होता है, क्लियरिंग हाउस मीन्स द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्लियरिंग हाउस जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है या उसको रिकॉग्निशन दी गई है आरबीआई के द्वारा, तो उसे क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या करते हैं, चेक की क्लियरिंग में आपकी मदद करते हैं। तो ये हो गई बात है फ्रेंड जो है चेक के बारे में। तो चेक के बारे में हमने बात की कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 6 चेक के बारे में बात करता है। चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बशर्ते कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के नाम पर भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन जो है ये जो चेक होता है वो किसी स्पेसिफिक बैंकर को ही ड्रॉ एड्रेस करता है, यानी कि इसमें जो पेमेंट की जाती है, ड्रॉवी जो होगा वो हमेशा बैंकर होता है, ठीक है। इसको डिमांड पर पे किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी चेक की शामिल होती है, ट्रंकेटेड चेक की, या चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक भी हो सकता है, या चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब होता है ऐसा चेक जिसको किसी कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बनाया हो। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया है तो साइन भी आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही करने होंगे। उसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि जब क्लियरिंग साइकिल के दौरान बैंक के द्वारा या क्लियरिंग हाउस के द्वारा जो चेक होता है उसको स्कैन करके उसकी डिजिटल इमेज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज को यूज किया था ताकि फिजिकली जो है फर्दर चेक को मूव ना करना पड़े, तो उसे ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने आगे बात की क्लियरिंग हाउस किसे कहते हैं, तो आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाना चाहिए क्लियरिंग हाउस को, या उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए आरबीआई के द्वारा क्लियरिंग हाउस के तौर पर, ठीक है। ये आपके चेक की क्लियरिंग में आपकी मदद करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ ये लेक्चर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। होप है आपको समझ में आया होगा कि प्रोविजनरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है। ये सेक्शन 4 में है, सेक्शन 5 में है, सेक्शन 6 में है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।